लखनऊ से डिफेंस कॉरिडोर में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। भटगांव में बड़ा भूमि अधिग्रहण घोटाला। आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 11 अधिकारी दोषी करार दिए गए। इस मामले में राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष की जांच रिपोर्ट पर मुहर लग गई है। रिपोर्ट के बाद आरोपियों का निलंबन अब तय माना जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के लिए क्रय समिति के अध्यक्ष के रूप में डीएम और तहसीलदार ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, यानी कि पालन नहीं किया और अनियमित भुगतान और शासकीय धन की हानि का इन पर आरोप लगा था। तत्कालीन एसडीएम संतोष कुमार, शंभू शरण, आनंद कुमार और देवेंद्र कुमार दोषी करार दिए गए हैं। 3 राजस्व निरीक्षक और 2 लेखपालों पर भी कार्रवाई होगी। राजस्व विभाग ने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दे दिया है। नियुक्ति विभाग को भेज दी गई है ये रिपोर्ट। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, इस मामले में एक्शन और तेज हो गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो लखनऊ में भूमि अधिग्रहण का घोटाला था उसमें कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसमें अभिषेक प्रकाश समेत 16 अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें पीसीएस अफसर भी शामिल है। और जो भूमि अधिग्रहण का ये घोटाला हुआ था डिफेंस कॉरिडोर के भटगांव की जमीन के अधिग्रहण के मामले में हुआ था। इसकी पूरी जांच चल रही थी और जांच में 16 अफसर दोषी पाए गए हैं। इसमें 4 एसडीएम और 4 तहसीलदार भी जांच में फंसे हुए हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए कार्रवाइयां कर रहे हैं। पिछले दिनों अभिषेक प्रकाश पर गाज गिरी और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर जो भटगांव में जमीन अधिग्रहण के मामले की भी में जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब नियुक्ति विभाग को ये कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही नियुक्ति विभाग से इन अफसरों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसमें राजस्व किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ नियुक्ति विभाग की ओर से? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें ये सभी निलंबित किए जाएंगे और जो इनका ऊपर गंभीर आरोप होंगे, सिद्ध होंगे, ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त भी किया जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये इस तरह की कार्रवाइयां करते हुए भी आए हैं। उन्होंने निर्देश भी दे रखे हैं कि सेवाओं से बर्खास्त किया जाए ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई पर हो सकती है और इनका निलंबन तो तय माना जा रहा है। जो ये जो 16 अफसर हैं, जो 16 लोग जांच में दोषी पाए गए हैं, इनका निलंबन तय माना जा रहा है। जल्द ही इनको निलंबित किया जा सकता है। निलंबन के साथ साथ इन्हें हटाने, बर्खास्त किए जाने की भी कार्रवाई हो सकती है। संकेत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते रहे हैं और उसी के तहत उनका कहना है कि जो अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ली जाएगी। नजीर पेश हो ऐसा एक्शन लिया जाएगा। आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 ऑफिसर्स जिन पर आरोप लगे थे वो राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष की जांच रिपोर्ट पर में आरोप लगाया गया था। अब उस आरोप पर मुहर लग गई है। अंदरूनी जांच जो की गई है, हाई लेवल जो जांच की गई है, उसमें भी तमाम आरोपों की पुष्टि हो गई है, यानी कि ये दोषी करार दिए गए हैं अंदरूनी रिपोर्ट में और अब इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। नियुक्ति विभाग को ये रिपोर्ट भेज दी गई है। दसंभल में 10 मार्च को बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ब्लॉक प्रमुख महेश यादव ने गुलफाम सिंह को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए में हत्या करवाई। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चुनावी रंजिश की वजह से हत्या कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक 19 नवंबर को मडोली गांव का प्रधान महेश बरेली सेंट्रल जेल में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश धर्मवीर से मिलने गया था। धर्मवीर को जेल से बाहर निकलने में मदद के एवज में महेश ने बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या की डील की थी। प्लान के मुताबिक धर्मवीर ने बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव से नजदीकियां बनाई, पूरे इलाके की रेकी की और उसके बाद धर्मवीर ने अपने 2 साथियों नेमपाल और मुकेश के साथ मिलकर 10 मार्च को जहरीला इंजेक्शन देकर गुलफाम सिंह यादव की हत्या करवा दी। इस प्रकार कुल 5 लाख रुपए में इसने घटना कारित करने का ये निर्णय लिया था और इसके बाद में गुलफाम सिंह जी की हत्या के बाद में ये लोग वहां से फरार हो गए। इन विभिन्न लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इधर गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में थूक कर रोटी बनाने का एक वीडियो वायरल हो रहा। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी शावेज को गिरफ्तार किया। भोपुरा गगन विहार में जागरण के दौरान तंदूर में रोटी बनाते वक्त वो रोटी पर थूकता दिखा।
लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। इस तरह के मामले थम नहीं रहे। अब ये वीडियो सामने आया। देखिए तंदूर में रोटी डालते वक्त कैसे उस पर ये शख्स थूकता है और रोटी बना रहा है। जब लोगों ने हंगामा किया, उसका वीडियो भी बना लिया लोगों ने, तब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। शर्मनाक वाकया देखिए कि जागरण चल रहा था, यानी कि भगवती जागरण। जब श्रद्धा भाव से लोग जुटे थे, वहाँ पर लोगों को परोसे जाने वाले खाने को दूषित किया गया और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने हिरासत में लिया है आरोपी को। लोगों ने खूब हंगामा भी किया। इस तरह के मामले पहले भी कई जगहों से सामने आए हैं, वहाँ पर भी एक्शन लिए गए हैं। भोपुरा गंगन विहार का ये मामला है। जागरण चल रहा था और इसी दौरान डिनर जो परोसा जाना था लोगों को, उसमें गंदगी मिलाता हुआ ये शख्स कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुआ है। अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस घटना वाकई फिर से शर्मनाक ये वाकया है। पुलिस ने हिरासत में लिया है या गिरफ्तार किया इस शख्स को? जी, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा घटनाक्रम थाना टीला मोड़ के भोपुरा इलाके का है, जहां देर रात एक जागरण हो रहा था। जागरण में ही जो खाना बनाने के लिए कारीगर आए थे, जिसका नाम शावेज बताया जा रहा है। शावेज नामक जो व्यक्ति है, तंदूर में रोटी बनाते समय रोटी से उस पर थूक रहा था। उसके बाद उसको तंदूर में रोटियां बना रहा था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद आरोपी शावेज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी है। वहीं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार किस मानसिकता के लोग हैं कि खाने की चीजों में इस तरीके से थूकते हैं, और किस मानसिकता इनकी किस कदर गिर चुकी है कि ये खाने के जो सामान है उनको भी नहीं बख्शते हैं। और एक के बाद एक ऐसी वीडियो गाजियाबाद से देखने को मिल रही है। और हालिया मामला जो है वो टीला मोड़ का है। वाकई शर्मनाक है। ये गंदगी मिलाकर आप खाने में गंदगी मिला रहे हैं। और ऊपर से अगर इस घटना की बात की जाए तो यहाँ जागरण चल रहा था, शुद्धता स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। हालांकि खाने की वस्तु जहाँ भी जब भी बन रही हो, जिस वक्त भी बन रही हो, सबसे ज़्यादा हाइजीन वहाँ मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है। और उसमें गंदगी मिला देना, वाकई इनकी मानसिकता को समझना बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद आपका इस वक्त अमित पूरी जानकारी देने के लिए। मेरठ में पुलिस चौकी में रोजा इफ्तार पार्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय नेताओं के साथ ही चौकी इंचार्ज की इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। आला अधिकारियों को रोजा इफ्तार पार्टी की खबर नहीं है। पुलिस कर्मचारियों ने कुर्सियों की व्यवस्था की। एसएसपी मेरठ में 17 मार्च को चौकी का उद्घाटन किया था। निखिल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निखिल, इस वीडियो के बारे में बताएं। रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया और सभी लोग यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं। कौन कौन थे इफ्तार पार्टी में? देखिए, रोजा इफ्तार पार्टी है और चौकी में ये रोजा इफ्तार पार्टी की गई और इसके लिए व्यवस्थाएं जो है वो पुलिस कर्मियों ने की थी। पुलिस कर्मियों ने अपने हाथ से कुर्सियां लगाई और ये पूरा का पूरा रोजा इफ्तार पार्टी का जिम्मा जो है वो चौकी इंचार्ज शैलेंद्र प्रताप सिंह ने लिया था। स्थानीय लोगों द्वारा व्यवस्था जरूर कर दी गई, लेकिन जो मौके पर व्यवस्था की गई, जो कुर्सियां लगाई, जो टेबल लगाई, वो सब उन्हीं लोगों ने लगाई। और चौकी में इस तरह की पार्टी करने का कोई औचित्य नहीं था। इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को भी नहीं दी गई। और अब जब वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस का एक्शन भी सामने आया है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने चौकी इंचार्ज शैलेंद्र प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है और जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उनकी भी जांच की जा रही है, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्या था कि जो स्थानीय लोगों को खुश करने के लिए चौकी में ही दावत का दौर चलता रहा। रोजा आजकल रमजान चल रहा है और रोजा इफ्तार पार्टियां जगह जगह हो रही हैं, लेकिन चौकी में रोजा इफ्तार पार्टी होना ये अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरीके से एक्शन हुआ है तो उससे एक नजीर भी है कि और कोई ऐसी हरकत ना निखिल करे। के चौकी इंचार्ज की तरफ से इस बारे में कुछ कहा गया, कुछ सफाई दी गई है? देखिए, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ चौकी इंचार्ज ने फोन उठाना बंद कर दिया है। न्यूज 18 की टीम ने भी चौकी इंचार्ज से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और जो आला अधिकारी है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया है। पुलिस मैनुअल क्या क्या कहता है? क्या इस तरह के आयोजन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? देखिए, पुलिस मैनुअल की माने तो इस तरह के कोई भी धार्मिक आयोजन या धार्मिक नियत से किए गए आयोजन पुलिस परिसर में नहीं किए जा सकते। और पहले पिछली सरकारों में ऐसा होता रहा होगा, लेकिन अब सरकार इस मामले में सख्त भी है, क्योंकि किसी को छूट नहीं है कानून से खिलवाड़ करने की। और इस तरह के आयोजन पर
पूरी तरह से मनाही है और यही कारण था कि चौकी इंचार्ज ने ऊपर इसकी जानकारी भी नहीं दी थी। जी धन्यवाद निखिल, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो चौकी इंचार्ज ने बिना अधिकारियों को जानकारी दिए, बिना नियमों का पालन किए थाने में ही, चौकी पर ही इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया, जिस पर अब सख्ती दिखाई जा रही है। इधर लखनऊ में एक पुलिस ने एक लड़की की स्कूटी जब वो लड़खड़ा रही थी तो दिखने पर टोका। राहगीरों के मुताबिक युवती नशे में थी। पुलिस ने युवती को समझा बुझाकर घर पहुंचाया। कल देर रात जियामऊ बैराज इलाके का ये मामला है। एक लड़की जो कि नशे की हालत में स्कूटी चला रही थी, पुलिस को उस पर शक हुआ, पुलिस ने उसे रोका, फिर घर तक सकुशल उसे पहुंचाया। कल रात का ये वीडियो है जियामऊ बैराज इलाके का। बताया जा रहा है कि लड़की स्कूटी से जा रही थी, लेकिन उसकी स्कूटी का बैलेंस ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उसे टोका। युवती नशे में थी, जो स्थानीय लोगों का कहना है, जिसके बाद पुलिस की टीम ही उसे घर तक पहुंचाने पहुंची। लखनऊ के सर्राफ रूप नारायण सोनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से इनकी पहचान की गई, जहां तीनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी की मौसेरी बहन के जेवर रूप नारायण सोनी के पास गिरवी रखे थे। आरोपों के मुताबिक वो ब्याज के बदले शारीरिक संबंध का दबाव बना रहा था। हत्या के बाद सराफा की जेब से दुकान की चाबी निकालकर जेवर इन्होंने चुरा लिए थे। बता दें आपको कि चौक इलाके से लापता सर्राफ का कल शव मिला था। कई आरोपों में घिरे जियाउर रहमान बर्क अब एसआईटी के रडार पर हैं। संभल हिंसा में उन्हें नोटिस भेजा गया है। यूपी के संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यूपी पुलिस ने सांसद बर्क को दिल्ली स्थित उनके आवास पर नोटिस दिया। देर रात यूपी पुलिस की एसआईटी ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया। उन्हें 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल पुलिस की टीम बर्क के संभल वाले घर पर भी गई थी, लेकिन वहां पर वो न मिले, जिसके बाद यूपी पुलिस की एक टीम दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में जियाउर रहमान बर्क के आवास पर पहुंची और उन्हें नोटिस दिया। 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद के सामने हिंसा हुई थी, जिसमें बर्क पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा को भड़काने के आरोप है, जिसे लेकर यूपी पुलिस की एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। देखिए, जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने, जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूं, सांसद भी हूं, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूंगा, और जो था मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली की गिरफ्तारी का विरोध किया। उसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार करना जमीर को झकझोर देने वाला है। बर्क ने लिखा है कि जितना जुल्म करेंगे उतना लोगों का हौसला मजबूत होगा। पूरे संभल नहीं, प्रदेश और देश में देखा जा रहा है कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कानून के साथ मजाक कर रहे हुए हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस समय त्योहार के समय आपसी भाईचारा सौहार्द बनाना चाहिए था, उस समय गिरफ्तारी करने का क्या मतलब बनता है। और रही बात, उन्होंने इस प्रकार की कोई गलती नहीं की। उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने सच उजागर कर दिया। उनकी गलती है कि उन्होंने प्रेस के अंदर जो अपनी आंखों से देखा उसको बयान कर दिया। तो और फिर उनके भाई ने, जो ताहिर साहब हैं, उन्होंने खुद कहा कि वो आयोग के सामने अपना बयान देने जाना चाहते थे। तो जब सोचिए, मैं आपके चैनल ANI के माध्यम से कहता हूं, आप बताइए कि अगर जामा मस्जिद के सदर को ही अपने बयान आयोग के सामने दर्ज नहीं कराने दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आम व्यक्ति जो है वो कैसे अपने आयोग के सामने बयान दे सकता है।
बरेली में मस्जिद के इमाम रोहित शाह पर गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग हिंदू छात्र के धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप है। 13 साल के छात्र से मस्जिद में सजदा करवाया गया। माथे पर टीका, हाथ में कलवा देख इमाम मस्जिद में ले गए। इमाम पर छात्र को कमरे में बंद कर दबाव बनाने का आरोप लगा है। इमाम पर छात्र को कमरे में बंद कर घटना के वक्त छात्र कोचिंग से लौट रहा था। केस दर्ज कर पुलिस इस वक्त जांच में है। दरबांदा में नौकरी के नाम पर 3 लड़कियों से यौन शोषण का मामला सामने आया। बांदा शहर के 3 बड़े व्यापारियों पर यह आरोप लगे हैं। जबरन बियर पिलाकर डांस करवाने के आरोप लगे। पिछले 3 महीने से यह खेल चल रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखिए, कुछ महिलाओं द्वारा प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे साथ उत्पीड़न किया गया है, तो साथ में एक पेन ड्राइव को भी संकलन किया गया था। तत्काल प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो प्रार्थना पत्र में धाराएं बनती थी उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं पेन ड्राइव में जो एविडेंस दिया गया उसको भी संज्ञान में लिया गया है। अब इसमें मेडिकल एवं जो बयान है महिलाओं के वो कराए जा रहे हैं। तो जो भी इसमें विधिक कार्रवाई बनेगी और सारा एविडेंस पेन ड्राइव में देखा जा रहा है। CO स्तर से इसकी विवेचना हो रही है। CO सिटी इसके विवेचक हैं और इसमें उचित धाराओं में विधि के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 12:20 पर राजा मंडी स्थित दरियानाथ मंदिर पहुंचेंगे। तकरीबन 1 घंटे मुख्यमंत्री दरियानाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में रहेंगे और इसके बाद 1:30 पर वो GIC मैदान में सरकार के 8 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जिला प्रशासन सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदेश सरकार के 8 साल पूरा होने पर बलिया पहुंचे आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 8 साल बेमिसाल बेदाग पूरा किए। अभूतपूर्व समागम ने सिद्ध कर दिया है कि बुलंद इरादे, स्पष्ट नजरिए और अथक परिश्रम। आगरा में TCS कंपनी के मैनेजर के पद पर रहे मानव शर्मा की खुदकुशी केस में अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मानव शर्मा की पत्नी और ससुर पर 10-10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। बीते दिनों थाना सदर क्षेत्र के रहने वाले मानव शर्मा ने फंदे पर लटक कर जान दे दी थी। आत्महत्या से पहले मानव ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न और पत्नी के अवैध संबंधों की बात कही थी। मानव की खुदकुशी के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी, सास, ससुर और साली के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने मानव की सास और साली को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि उसकी पत्नी और ससुर अभी फरार हैं। बदायूं में लूटपाट के आरोपी को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक सिपाही जख्मी हुआ है। 2 दिन पहले सराफा व्यापारी से लूट हुई थी और इसी मामले में एनकाउंटर के दौरान ये बदमाश पकड़े गए। 3.5 लाख रुपए, 2 किलो चांदी और 20 ग्राम सोना इन्होंने लूटा था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बदमाशों से 1,60,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। मेरठ में सौरभ हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। मर्डर वाले कमरे को टीम ने खंगाला और हत्या से जुड़े सबूत जुटाए। कमरे और बाथरूम से कई नमूने लिए। फॉरेंसिक टीम साहिल शुक्ला के घर भी जाएगी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर का ये मामला है। और इसी बीच सौरभ को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। हाथों में कैंडल लेकर नम आंखों के साथ इन्होंने सौरभ को पुष्पांजलि दी
और मुस्कान साहिल को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी इलाके में कैंडल मार्च बीती रात निकाला गया। उधर बिजनौर में 8 मार्च को एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। महिला के पति ने ही साली से शादी करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या करवा दी थी। आरोपी पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाया, हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसे कार से कुचलवाया। घटना नगीना के बिश्नोई सराय की है। महिला की मौत के बाद मायके वालों ने हादसा मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने एसपी से घटना की जांच की मांग की थी। जब पुलिस ने मामले को दोबारा जांच के लिए शुरू किया तो सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद आरोपी पति और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। विवेचनात्मक कार्रवाई से तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमा वादी अंकित कुमार की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो अपनी पत्नी से खिन्न रहा करता था और अपने रिश्ते। डीजीपी प्रशांत कुमार ने लखनऊ में थाना सरोजनी नगर की बैरक और थाना परिसर का औचक निरीक्षण किया। डीजीपी ने एसएचओ सरोजनी नगर और एसीपी कृष्णानगर को साफ सफाई के निर्देश दिए।